अच्छा, एक बात सोचिए, हम सब ने किसी ना किसी फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मैनेजर को हाथ में क्लिपबोर्ड लेकर घूमते देखा है और हमें लगता है कि ये सिर्फ एक खाना पूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वही घूमना फिरना अगर सही तरीके से किया जाए तो किसी कंपनी की पूरी सुरक्षा रणनीति की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हमारे पास ब्लू स्टार लिमिटेड के इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट ग्रुप का एक दस्तावेज है। इसका टाइटल है द एसओटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस वैलिडेशन। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दस्तावेज एक मामूली से सेफ्टी टूर को, जिसे एसओटी यानी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन टूर कहते हैं, एक बेहद शक्तिशाली और स्ट्रेटेजिक टूल में कैसे बदल देता है। इसमें ऐसा क्या खास है, चलिए पता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये एसओटी यानी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन टूर आखिर है क्या चीज? मेरे हिसाब से तो ये वही है, मैनेजर साइट पर घूमता है, देखता है सब ठीक है या नहीं। मोटे तौर पर हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड मतलब एक सोची समझी बातचीत है। दस्तावेज के मुताबिक ये मैनेजरों और सुपरवाइजरों का एक तयशुदा दौरा है, जहां वो सिर्फ चीजों को नहीं बल्कि लोगों को काम करते हुए देखते हैं और उनसे सीधे स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बात करते हैं। इसका मकसद सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि दो तरफा है। दो तरफा कैसे? एक तो अच्छे और सुरक्षित तरीकों को पहचानना ताकि उन्हें शाबाशी मिले और बाकी लोग भी सीखें, और दूसरा उन खतरनाक आदतों या तरीकों को पकड़ना जिनमें सुधार की जरूरत है। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये प्रोएक्टिव है। मतलब हम किसी दुर्घटना, चोट या किसी सरकारी इंस्पेक्शन के होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम पहले से ही मैदान में हैं, ये देखने के लिए कि गड़बड़ी कहाँ हो सकती है। एग्जैक्टली। पारंपरिक सुरक्षा इंतजाम रिएक्टिव होते हैं। चोट लगी तो मीटिंग बुलाई, किसी ने शिकायत की तो जांच शुरू हुई। लेकिन ये फ्रेमवर्क कहता है कि प्रोएक्टिव बनो, खतरों को नुकसान पहुंचाने का मौका ही मत दो, उन्हें पहले ही ढूंढो और जड़ से खत्म करो। और सबसे दिलचस्प बात, ये दस्तावेज सिर्फ टूटी फूटी मशीनों या बिखरे हुए तारों जैसे स्थिर खतरों पर ध्यान देने को नहीं कहता। इसका असली फोकस इंसानी बर्ताव पर, काम करने के तरीकों पर। अच्छा, इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि मशीन टूटी है ये देखना तो आसान है, पर बर्ताव को कैसे ऑब्जर्व करें? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर देखता है कि एक कर्मचारी ने सेफ्टी शूज नहीं पहने। पुराना तरीका क्या होगा? उसे चेतावनी देना, शायद कोई फाइन लगा देना, बात खत्म। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये फ्रेमवर्क कहता है रुको, उससे बात करो, क्यों पूछो। हो सकता है वो कर्मचारी बताए कि कंपनी ने जो जूते दिए हैं वे बहुत अनकंफर्टेबल हैं और उन्हें पहनकर 10 घंटे काम करना नामुमकिन है। तो अब असली समस्या कर्मचारी की लापरवाही नहीं बल्कि गलत इक्विपमेंट है। तो समाधान उसे सजा देना नहीं बल्कि बेहतर और आरामदायक जूते मुहैया कराना है। यह है बर्ताव की जड़ तक पहुंचना। ये क्यों पूछना ही इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। समझ गए। तो ये सिर्फ एक अंदरूनी पॉलिसी नहीं है, इसका कोई बड़ा स्टैंडर्ड भी होगा। दस्तावेज में ISO 45001 का जिक्र है, जो एक ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, ये सिस्टम हवा में नहीं बना है। ये ISO 45001 जैसे वैश्विक मानकों से जुड़ा है और प्लान डू चेक एक्ट यानी PDCA साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है। ये बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत मशहूर मॉडल है। हाँ, PDCA के बारे में मैंने सुना है। तो इस SOT फ्रेमवर्क में ये कैसे फिट होता है? इसे ऐसे तोड़ते हैं, दस्तावेज में एक शेड्यूल टेम्पलेट है, ये प्लान और डू का हिस्सा है। यहाँ आप तय करते हैं कि कौन सा मैनेजर कब किस साइट पर कितने दौरे करेगा, ये हो गया आपका प्लान। और फिर उस शेड्यूल के हिसाब से असल में जाकर दौरे करना, ये है डू। ठीक है, प्लान बनाया और उस पे अमल किया, सीधा है। अब आता है दूसरा हिस्सा, जहां असली जादू है। दस्तावेज में एक मॉनिटरिंग और मेजरमेंट टेम्पलेट है। ये चेक और एक्ट का हिस्सा है। यहां आप दौरों से मिले डेटा का विश्लेषण करते हैं। क्या दौरे हो भी रहे हैं? जो कमियां मिली क्या वो ठीक हुई? ये है चेक। और फिर इन नतीजों के आधार पर आप सुधार करते हैं। शायद किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत है या किसी प्रोसेस को ही बदलना पड़ेगा। ये है एक्ट। तो ये एक लगातार चलने वाला पहिया है जो कभी रुकता नहीं। सुरक्षा बस एक बार का काम नहीं, एक आदत बन जाती है। ठीक है, तो सिस्टम तो बड़ा मजबूत लग रहा है, पर मेरा सवाल ये है कि हम कैसे जानेंगे कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं? मतलब दौरों की गिनती बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर यह फ्रेमवर्क लैगिंग इंडिकेटर्स और लीडिंग इंडिकेटर्स के बीच का फर्क साफ करता है।
लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नतीजा आने के बाद पता चलते हैं, जैसे एक्सीडेंट रेट। ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कि हम अतीत में कहाँ फेल हुए। और लीडिंग इंडिकेटर्स भविष्य का संकेत देते हैं। हाँ, ये हमें बताते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, ताकि हम दुर्घटना होने से पहले ही कोर्स बदल सकें। और ये एसओटी फ्रेमवर्क 3 बहुत ही शक्तिशाली लीडिंग इंडिकेटर्स पर आधारित है। ये 3 स्तंभ ही इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं। ओके, तो पहला स्तंभ क्या है? मेरा अंदाजा है कि सबसे पहले तो यही देखना होगा कि मैनेजर लोग जो दौरे करने थे वो कर भी रहे हैं या नहीं। एकदम सही, आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। पहला मैट्रिक यही है, पार्टिसिपेशन और एडहेरेंस रेट। इसका मतलब बहुत सीधा है, तय किए गए 100 दौरों में से वाकई में कितने पूरे किए गए। ये कोई सेफ्टी का मैट्रिक नहीं है, ये सीधे सीधे मैनेजमेंट की अपनी बात के प्रति वफादारी का पैमाना है। अगर लीडरशिप ने ही नियम बनाया और खुद ही उसे तोड़ दिया, तो कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा? दिलचस्प है। तो इसका कोई बेंचमार्क भी है, मतलब कितना रेट अच्छा माना जाएगा? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। दस्तावेज में बेंचमार्क 80% या उससे ज्यादा रखा गया है। ये आंकड़ा मेडिकल साइंस से प्रेरित है, जहां ये माना जाता है कि अगर कोई मरीज अपनी 80% से ज्यादा दवाइयां समय पर लेता है, तो इलाज सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी कंपनी का एडहेरेंस रेट इससे कम है, तो ये साफ संकेत है कि लीडरशिप इस कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं ले रही। ये एक रेड फ्लैग है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, मान लिया कि 80% से ज्यादा मैनेजर दौरे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा एक शक है। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो बस साइट पर जाकर हाजिरी लगाकर वापस आ जाए? मतलब सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए? ज्यादा दौरे करने का मतलब ज्यादा सुरक्षा तो नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है, और इसीलिए दूसरा स्तंभ इतना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन क्वालिटी और वॉल्यूम। दस्तावेज एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की चेतावनी देता है, जहां ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बावजूद ज्यादा दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसका एक ही मतलब है, ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी बेहद खराब है। हम बस गिनती पूरी कर रहे हैं, असली मुद्दों को नहीं पकड़ रहे। तो फिर क्वालिटी को कैसे मापे? ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। इसके लिए फ्रेमवर्क एक ऑब्जर्वेशन क्वालिटी स्कोर का इस्तेमाल करता है। ये स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ऑब्जर्वर ने सिर्फ समस्या बताई, जैसे तार बिखरे हुए थे, या उसके पीछे की वजह जानने के लिए टीम से बात भी की, जैसे कि यहाँ काम करने के लिए जगह कम है इसलिए तार रास्ते में आ जाते हैं। क्या उन्होंने सिर्फ क्या देखा या क्यों पूछा? इसके अलावा एक और चीज है बिहेवियरल रेशियो, यानी असुरक्षित कामों की तुलना में कितने सुरक्षित कामों को दर्ज किया गया। अरे वाह, तो ये सिर्फ गलतियां पकड़ने का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। व्यवहार आधारित सुरक्षा का एक सुनहरा नियम है, लोगों को सही काम करते हुए पकड़ो। जब एक मैनेजर अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि आज मैंने देखा कि टीम ने बहुत अच्छे तरीके से भारी सामान उठाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया, तो इससे एक सकारात्मक और भरोसे का माहौल बनता है। लोग इन दौरों से डरना बंद कर देते हैं और इसे सुधार का एक मौका मानने लगते हैं। ये तो कल्चर बदलने वाली बात हो गई। ठीक है, तो दौरे भी हो रहे हैं और क्वालिटी ऑब्जर्वेशंस भी हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है। जो कमियां मिली उनका हो क्या रहा है? क्या वो सिर्फ रिपोर्ट में दर्ज होकर रह जाती हैं? और यही हमें तीसरे और शायद सबसे निर्णायक मैट्रिक पर लाता है, एक्शन क्लोजर रेट और टाइमलीनेस। ये वो मैट्रिक है जो इस सवाल का जवाब देता है कि क्या इस सब से कोई फर्क पड़ भी रहा है। ये उन सभी सुधारात्मक कामों का प्रतिशत है जिन्हें पहचाना गया और फिर एक तय समय सीमा के अंदर पूरा करके वेरीफाई भी किया गया। पर मान लीजिए कोई एक्शन पूरा नहीं होता है, तो इसका क्या नतीजा होगा? यहाँ पर बात बहुत गंभीर हो जाती है, और इसका एक कानूनी पहलू भी है। दस्तावेज में एक बहुत ही दमदार लाइन लिखी है, अगर कोई एक्शन आइटम खुला रह जाता है तो ये एक नॉन एक्सेप्टेड ऑपरेशनल लायबिलिटी बन जाता है। इसका मतलब है ये कंपनी के रिकॉर्ड पर एक ऐसी खामी है जिसके बारे में सबको पता था, लेकिन उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया गया। सोचिए, एक छोटी सी तेल की लीकेज रिपोर्ट हुई, उसे ठीक करने का एक्शन आइटम महीनों तक खुला रहा, फिर एक दिन उसी जगह कोई फिसलकर बुरी तरह घायल हो गया। कोर्ट में वो खुला हुआ एक्शन आइटम लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। तो क्लोजर रेट के अलावा टाइमलीनेस का क्या मतलब है? टाइमलीनेस मापता है कि एक्शन को बंद करने में औसतन कितना समय लगा। इससे संगठन की फुर्ती, उसकी एजिलिटी का पता चलता है। क्या आपकी कंपनी समस्याओं को तेजी से हल करती है या फिर हर काम फाइलों और अप्रूवल में महीनों तक अटका रहता है? एक फुर्तीली कंपनी खतरों को तेजी से खत्म करती है। ये सिस्टम तो काफी जटिल और विस्तृत है। मुझे ये सोचकर चिंता हो रही है कि ये सारा बोझ जमीन पर काम कर रहे सुपरवाइजर और मैनेजर पर ही आ जाएगा, जो पहले से ही अपने काम में दबे हुए हैं। ये सब करता कौन है और इसकी जवाबदेही कैसे तय होती है?
ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और एक अच्छे सिस्टम की पहचान यही है कि उसमें भूमिकाएं और जवाबदेही हर स्तर पर साफ होती है। जाहिर है, फ्रंटलाइन मैनेजर और सुपरवाइजर ही दौरे करते हैं और डेटा रिकॉर्ड करते हैं। वो इस प्रक्रिया की आंखें और कान हैं। लेकिन असली ताकत और जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के पास होती है, जैसे CHRO या CC। उनका काम है इस पूरे सिस्टम को अधिकार और संसाधन देना और फिर ऊपर से प्रदर्शन की समीक्षा करना। वो ये देखते हैं कि अगर एक्शन क्लोजर रेट कम है तो समस्या कहाँ है। क्या जमीनी स्तर पर मैनेजर काम चोरी कर रहे हैं या फिर उनके पास समस्याओं को ठीक करने के लिए बजट, अधिकार या संसाधन ही नहीं है। ये गवर्नेंस लेवल की विफलता है या ऑपरेशनल लेवल की। टॉप लीडरशिप का काम इस जड़ को पकड़ना है। और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये सुनिश्चित हो कि मैनेजर सिर्फ कागज पर ही एक्शन को क्लोज न कर दे? हाँ, और इसके लिए एक डबल चेक सिस्टम है। ऑब्जर्वर एक्शन की सिफारिश करता है, लेकिन उसे वेरीफाई और क्लोज करने का काम अक्सर एक अलग टीम, जैसे सेफ्टी या कंप्लायंस डिपार्टमेंट, करती है। वो जाकर देखते हैं कि जो काम कागज पर पूरा दिखाया गया है वो वाकई जमीन पर हुआ है या नहीं। ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखता है। कोई एक्सेल शीट में कैसे मैनेज करेगा? हजारों एक्शन आइटम को ट्रैक करना तो एक दुस्वप्न जैसा लगता है। और आप बिल्कुल सही हैं। इसीलिए दस्तावेज एक बात पर बहुत जोर देता है। एक परिपक्व SOT कार्यक्रम के लिए डिजिटलीकरण आप कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट। मतलब एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर या ऐप? बिल्कुल। ट्रेंड एनालिसिस के लिए, रियल टाइम डैशबोर्ड के लिए, ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजने के लिए। टेक्नोलॉजी के बिना ये सब असंभव है। सोचिए, अगर हजारों एक्शन आइटम हैं, तो कौन मैन्युअली ट्रैक करेगा कि किसकी डेडलाइन कब है? टेक्नोलॉजी के बिना आप संगठन की एजिलिटी को न तो माप सकते हैं, न ही सुधार सकते हैं। प्रभावी शासन के लिए डिजिटल इंटीग्रेशन शर्त है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो एक मामूली सा लगने वाला सेफ्टी टूर असल में एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली सिस्टम है। हमने सीखा है कि ये सिर्फ एक सुरक्षा जांच नहीं, बल्कि ये लीडरशिप की प्रतिबद्धता का लिटमस टेस्ट है। एडहेरेंस रेट, क्वालिटी और क्लोजर रेट जैसे मैट्रिक्स इसकी सफलता का ठोस सबूत देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ दौरे करने की गिनती से कुछ नहीं होगा अगर उन दौरों से सही जानकारी निकल कर नहीं आ रही और उस पर तेजी से काम नहीं हो रहा। एकदम सही। और अगर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के लिए मुख्य टेकअवेज की बात करें तो वो 3 है। पहला, एडहेरेंस रेट आपकी प्रतिबद्धता दिखाता है। दूसरा, क्लोजर रेट आपकी कानूनी देनदारी मतलब लायबिलिटी को कम करता है, क्योंकि आप साबित कर सकते हैं कि आपने ज्ञात जोखिमों पर कार्रवाई की है। और तीसरा, डिजिटल इंटीग्रेशन आपके शासन यानी कि गवर्नेंस को प्रभावी बनाता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो एक कार्यक्रम सुरक्षा को एक खर्च से बदलकर एक स्ट्रेटेजिक एसेट बना देता है। बहुत खूब। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जिस ढांचे की बात की वो सुरक्षा के बारे में था, लेकिन जरा सोचिए, प्रोएक्टिव तरीके से चीज़ों को मापना, समस्या की जड़ तक पहुंचना और फिर समाधान को वेरीफाई करना, ये सिद्धांत किसी बिजनेस के और किन हिस्सों में लागू हो सकते हैं? शायद क्वालिटी कंट्रोल में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और ये भी सोचिए कि आपके अपने संगठन में और कहाँ-कहाँ ज्ञात जोखिम यानी नोन रिस्क सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पहचानने से लेकर हल करने तक को ट्रैक करने के लिए कोई ऐसा मजबूत सिस्टम ही मौजूद नहीं है।